नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ ऋषभ भारद्वाज और स्वागत है आपका आरपीजे लेसन ट्रैवल में। पिछले कुछ दिनों से मैं डिजाइन जर्नीज की बात कर रहा हूँ। आज भी मैं आपसे एक जर्नी की ही बात करने आया हूँ, लेकिन वो जो जर्नी है वो है कोविड-19 सर्वाइवल की। One of my childhood friend was tested positive for COVID-19 last month. I have invited him so that he can tell us about his journey, how it all started, what he went through, what he learned, and what he can advise us. And before we start with this journey, let me tell you something about Aman. Aman is one of the funniest friends I have in my whole circle. He is full of life. He is an all-rounder. He has All India rank 1 in the Indian Army SSB. He is into education. He has been mentoring engineering students for almost a decade now. He has made a lot of careers. He has guided many students. Now recently, he has joined an academy as an educator. He has been educating and mentoring students for quite long. He is pro in his field. So let's welcome Aman to our channel and see what was his journey for COVID-19. Thank you, Rishabh, for inviting me. Let people know my journey. Yes. तो अभी कैसा है? अभी तो ठीक है. How are you now? अभी एकदम fit and fine. कुछ टाइम पहले I was not so fit and fine, but अभी एकदम ठीक है. Okay. तो मतलब ये कब हुआ? मतलब एग्जैक्ट डेट वाइज अगर हम बात करें कि भाई इस दिन गड़बड़ हो गई थी. तो मतलब 5 जुलाई करीबन शाम को ऐसे 8 बजे के आसपास एकदम सर में दर्द हुआ मेरे और मतलब थोड़ी ब्रेथलेसनेस फील हुई मुझको. और था ही उस टाइम पे कोरोना कोविड का काफी चल भी रहा था, तो बट हमें एज सच कोई मेरे सिम्टम्स नहीं थे. देयर वर नो सिम्टम्स एट ऑल कि कुछ भी मुझे ऐसा कोई इशू हो. बट एकदम से फॉर एन इंस्टेंट हेडेक हुआ, ब्रेथलेसनेस हुई. तो जैसे घर के पास एक हॉस्पिटल होता है जो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, ऐसे एक हॉस्पिटल में हम गए और यही था कि थोड़ी देर जैसे रुकेंगे, कुछ इंजेक्शन लगेगा एंड आई विल कम बैक टू माय होम. बट जब वहां गए और मेरे स्टैट्स चेक करे डॉक्टर्स ने, मेरा एक्सरे हुआ, तो एक टर्म होती है सैचुरेशन, SpO2 जिसको बोलते हैं. एक हेल्दी पर्सन की वो 95% से ऊपर रहनी चाहिए और मेरी उस टाइम पे वो 93% थी. तो थोड़ा डॉक्टर्स को लगा कि ये सही स्टैट नहीं है हेल्थ वाइज. मेरा फिर एक्सरे किया गया और नेक्स्ट डे मेरा कोविड का फिर टेस्ट हुआ, जो RT-PCR टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो सबसे मतलब आज के टाइम में सबसे एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है. और 7th ऑफ जुलाई ट्यूसडे को फिर मुझे कोविड डायग्नोज हुआ. सो आई वाज एट द हॉस्पिटल, बट इस पर्पस से हम गए नहीं थे. मतलब मेरा कोई सिम्टम नहीं था, आई वाज एब्सोल्युटली फाइन. मतलब इन एन इंस्टेंट तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गए और वहां जाके डायग्नोज हुआ कि मुझे कोविड-19 हो चुका. ओके. तो तू ऑलरेडी हॉस्पिटल में था जब तेरे को पता चला कि भाई यू आर C19 पॉजिटिव? मैं हॉस्पिटल में ही था और उससे पहले जैसे घर पे जब मैं था संडे को, उससे पहले कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था, कुछ नहीं था. इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ, तो मैंने अपना प्रॉपर वर्कआउट करा है शाम के टाइम. और जस्ट नेक्स्ट डे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था मेरा ऑफिस वाइज, मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था खुद को. एंड जैसे मैंने बताया, इन एन इंस्टेंट एकदम तबीयत खराब हुई, वॉमिटिंग हुई मुझको और फिर हॉस्पिटल गए, वहां जाके पता चला कि कोविड है. ओके. तो फिर यू गॉट एडमिटेड डायरेक्टली इनटू हॉस्पिटल या मतलब कि तू घर वापस आया, मतलब उसके बाद क्या क्या हुआ? ऐसे नहीं, जैसे पहले मैं गया जब वहां पे, तो जैसे मैंने बताया मेरा SpO2 लेवल कम था और घबराहट मुझे हो रही थी. तो मुझे पहले उस हॉस्पिटल के ICU में रखा गया जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन कि चीज खराब ना हो. फिर मॉर्निंग में जब स्टैट्स थोड़े मेरे ठीक हो गए तो उन्होंने मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट करा. और दिल्ली गवर्नमेंट में होता है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आपको जो कोविड का टेस्ट है वो कराना पड़ता है. तो मेरा फिर मंडे मॉर्निंग टेस्ट हुआ एंड जब वो ट्यूसडे को रिपोर्ट आई कि कोविड पॉजिटिव है, देन आई वाज शिफ्टेड टू कोविड ICU. ऐसे मेरे सिम्टम्स कोई बहुत खराब नहीं थे, स्टैट्स खराब नहीं थे, बट प्रिकॉशनरी मेजर पे मुझे रखा गया वहां पे. और मेरा निमोनिया भी डायग्नोज हुआ था. तो और अगर हम देखें तो कोविड-19 जिस वायरस की वजह से होता है, SARS-CoV-2, जो SARS है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो ये वायरस अटैक ही सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है. तो निमोनिया डायग्नोज होना और कोविड डायग्नोज होना वाज अ ब्रूटल कॉम्बिनेशन. तो फिर 2 दिन मैं कोविड ICU में रहा. अगेन माय स्टैट्स वर एब्सोल्युटली फाइन, कोई मुझे ऐसा सिम्टम नहीं था. तो फिर मुझे आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट किया गया. तो आई स्टेड इन द आइसोलेटेड वार्ड फॉर 10 days. और फिर दोबारा मेरा कोविड टेस्ट हुआ, इट टर्न्ड आउट नेगेटिव एंड देन आई वाज डिस्चार्ज्ड. फिर घर आके मैंने 7 days आइसोलेशन करा. आई एम फीलिंग फाइन नाउ, वे फाइन. ओके.
तो जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं दिल्ली में वो इजीली एक्सेसिबल हैं, उनकी कैपेसिटी का क्या हिसाब है? मतलब यू आर देयर इन जुलाई, तो मतलब हाउ इज द सिचुएशन देयर हाइजीन वाइज और नॉर्मल सिचुएशन, हाउ इज इट? सिचुएशन अब काफी इम्प्रूव हो चुकी है दिल्ली में। इवन रिकवरी रेट भी देखें तो पूरी कंट्री के कंपैरिजन में अच्छा है। और एज सच मुझे कोई इशू नहीं आया वहां पर, बेड भी इजीली मिल गया। जो डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने भी अच्छी टेक केयर करी। जैसे जब ये हुआ मुझको तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंजाइटी आती ही है इंसान में, तो मैं डॉक्टर से, नर्सिंग स्टाफ से पूछता था जो भी चीजें, बहुत काम होके मुझे बताते थे। और थोड़ा जैसे जान पहचान में और लोगों को भी सिचुएशन फेस करनी पड़ी, तो एज सच रूम्स का इतना इशू नहीं है दिल्ली में। मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ कोविड बेड्स आर सफिशिएंट, और बहुत सारे केसेस में हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड हुआ भी होगा और उन्हें पता ही नहीं है, और वो घर मतलब उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो इजीली इस चीज से आगे निकल गए। बहुत मतलब WHO भी कहता है कि 20% केसेस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज सेल्फ आइसोलेशन इज सफिशिएंट। तो बेड्स को लेके एज सच कोई इशू नहीं आया, और मुझे लगता है दिल्ली में एज सच इशू है भी नहीं। So, Aman, tell us about your treatment and routine, what you had in the hospital. Since you have been admitted to a isolation ward now, so what was your routine there? What was the treatment given to you? तो मुझे ये था कि निमोनिया का काफी अच्छा मतलब ट्रीटमेंट था। एंटीबायोटिक्स चढ़ते थे मुझको। एक मेडिसिन आती है डोलो, तो दिन में 3 बारी वो खानी होती थी। मतलब मॉर्निंग 6 AM स्टार्ट होता था मेरा जो मेडिसिन रूटीन है, और टिल 12 एट द नाइट वो चलता था। हर 2 घंटे बाद इंजेक्शंस लग रहे हैं, ड्रिप ड्रिप लगती थी। कैंडुला जो होता है जो यहाँ लगाया जाता है, तो इनफैक्ट मैं इतने दिन वहां रहा, इतनी मेडिसिन चली कि इधर कैंडुला लगा, फिर इधर कैंडुला लगा, फिर इधर कैंडुला लगा। मतलब 5-6 जगह तो कैंडुला ही शिफ्ट होता रहा पूरी बॉडी में। तो काफी ट्रीटमेंट था। अब एज सच कोविड की कोई मेडिसिन तो है नहीं, तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि बॉडी इम्यूनिटी गेन करे, तो स्टेरॉइड्स दिए जाते थे मुझको। तो ये था कि पूरे दिन मेडिसिन ही चढ़ती थी वहां पे। और इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी दिन में 2 बार काढ़ा मिलता था मुझको, तो घर में हम काढ़ा पीते हैं टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। और ये सबसे बड़ी चीज ही यही है कि इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग रहेगी एक इंसान की, वो उतना बेहतर तरीके से कोविड से लड़ पाए। और विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती थी। विटामिन सी भी इफेक्टिव होता है इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए। तो जो चीजें हम घर पे कर सकते हैं वही वहां पर हो रही थी। बस ये है कि मेरा निमोनिया डायग्नोज हो गया था, इस वजह से आई हैड टू स्टे एट द हॉस्पिटल। अगर निमोनिया डायग्नोज नहीं होता तो मैं घर पे आराम से क्वारंटीन कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कोविड-19 के इफेक्ट्स की। हाउ डज इट अफेक्ट यू फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली? या जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो किस एस्पेक्ट से होती है? ये तो साइकोलॉजी था, फिजिकली तो मुझे कुछ फील हुआ ही नहीं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या ये तो मतलब इनफैक्ट मैंने खुद फील करा है कि सबसे बड़ा जो कोविड का इफेक्ट है वो साइकोलॉजिकल है। मेरे केस में मुझे कोई फिजिकल इफेक्ट नहीं था। जैसे बताया कि जिस दिन मैं एडमिट हुआ उस दिन मुझे थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस फील हुई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कभी ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, बट इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा था। जब कोविड डायग्नोज हुआ मेरा, तो मेरी वाइफ मेरे साथ ही थी हॉस्पिटल में उस टाइम पे, क्योंकि जनरल वार्ड में था मैं। एंड आई वाज सो वरिड कि ये वायरस पता है सबको कि इन्फेक्शियस है, फैलता है, और मुझे ये था कि कहीं ये फैमिली में ट्रांसमिट ना हो गया। और मेरे घर में फादर है, वो मतलब एजेड है, भतीजा है, भतीजी है, उनकी एज छोटी है। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए साइकोलॉजिकल शॉक था कि इफ आई हैव टर्न पॉजिटिव किसी और को ना हो गया। फिर जब उनके टेस्ट हुए सबके नेगेटिव आए, देन अब मैंने अपने आप पे कंसंट्रेट किया कि आई हैड टू डील विद इट। मतलब कई बार क्या होता है कि हम एक सिचुएशन में भगवान हमको डाल देते हैं एंड यू हैव नथिंग एल्स जस्ट टू फाइट, सिर्फ फाइट करना एक ऑप्शन रह जाता है। तो थोड़ा मैं WHO की साइट्स पे जाता था, MHA की गाइडलाइंस के बारे में पढ़ता था, और मैंने बहुत पढ़ा फिर कोविड के बारे में। होती थी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, काफी एंजाइटी रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं इसका इफेक्ट बिगड़ ना जाए। और एक दिन तो मुझे खुद याद है कि ऑक्सीमीटर होता है जो ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, उसमें साथ में पल्स भी चेक होती है। तो मैं नॉर्मल बैठा हुआ था, माई पल्स वाज 80 के अराउंड थी। एक हेल्दी बीइंग की 80 होती है।
और एकदम मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स आए, डिस्टर्बिंग थॉट्स आए कि कहीं कोविड बिगड़ ना जाए ना। और मैंने खुद देखा ऑक्सीमीटर में कि मेरी पल्स 160 150 तक पहुंच गई। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि सोचने से हेल्थ और डिटीरियोरेट ही होगी, वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। और वो मैंने अपने सामने देखा स्क्रीन पे, तब मुझे लगा कि आई हैड टू डील विद इट। और ये सोचना मैंने बंद कर दिया कि कल क्या होगा, कल कोई टेस्ट होगा तो उसमें क्या रिपोर्ट आएगी। मुझे था कि आज क्या हो रहा है। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं हॉस्पिटल में भी अगर था तो मैंने एक्टिव रहने की कोशिश करी वहां पे। जैसे जैसे मैंने बताया सिम्टम्स मेरे थे नहीं, तो मैं हॉस्पिटल आइसोलेटेड वार्ड में था, कोई भी नहीं था वहां पे। और ये भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। डॉक्टर्स आते थे तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे, वो नर्सिंग स्टाफ भी आया, मेडिसिन लगाई, चले गए। और यू फील सो लोनली। ठीक है, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, घर पे बात हो सकती है, बट जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो नहीं होता था। और उसका भी एक इफेक्ट आता था। तो आई ट्राइड कि मैं एक्टिव रहूं। तो माइल्ड रनिंग करता था मैं, स्टेशनरी रनिंग होती है जो एक ही जगह खड़े होके भागना, पुशअप्स, ये सब करता था। और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस भी कहते हैं कि आप एक्टिव रहेंगे तो इन सब चीजों से बचे रहेंगे। तो जो कोविड की लड़ाई है ये मोर साइकोलॉजिकल है देन फिजिकल। और अगर ये हो भी जाता है किसी को तो मतलब यू जस्ट उस टाइम पे बहुत बड़ा शॉक लगेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट आफ्टर अ डे और टू यू नीड टू एक्सेप्ट दिस शॉक, और तभी आप रिकवरी कर पाएंगे। अगर आप शॉक को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो रिकवरी भी नहीं होगी। आई वुड से नॉलेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया उसी को सच मान लिया जाता है। नोबडी पुट्स एन एफर्ट टू गो टू अ पोर्टल विच इज रिलायबल और अच्छी इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। इवन जब मैं कुछ भी पढ़ रहा था तो मैं डब्ल्यूएचओ की साइट पर जाके, या जो एमएचए की साइट पर है, यहीं से पढ़ रहा था। व्हाट्सएप तो मैंने की पढ़ा ही नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ही नहीं मैंने ड्यूरिंग माय हॉस्पिटल डेज। मुझे था कि डब्ल्यूएचओ में ही रहो और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है उसको पढ़ो। और अगर नॉलेज गैदर होते तो आप रिलैक्स भी होते। जैसे मैंने उधर ही पढ़ा था कि 80% कोविड पेशेंट्स को जरूरत ही नहीं है ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट की। ऑल दे जस्ट नीड टू डू इज कि आप आइसोलेट करो, क्वारंटीन में जाओ, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और मुझे तो लगता है कि एंजाइटी अगर उस टाइम पे होती तो चीजें और खराब ही होनी थी, वो सुधरती नहीं। So, Aman, what would you advise people? What should they do to be safe? Since you have been studying about it, learning about it, reading about it, so what would be your personal suggestion to people कि भाई ये कर लो तो सब ठीक रहेगा? देखो यार, ये ना हम स्कूल में जब थे, छोटे थे, तो हम पढ़ते थे कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रिकॉशंस लें ताकि इस बीमारी को हम अपने अंदर आने ही ना दें। प्रिकॉशन के उसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि रेगुलर हैंड वॉश करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क लगा के जाना है अगर बाहर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। जब तक मुझे कोविड नहीं हुआ था मैं ये सब चीजें मानता था, बट रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब प्रायर टू 5th ऑफ जुलाई कोविड वाज मोर लाइक अ न्यूज फॉर मी कि आज इतने केसेस आ गए, आज इतने लोग एडमिट हो गए। ठीक है, एक सीरियसनेस थी, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि टॉप मोस्ट सीरियसनेस थी। ठीक है, न्यूज की तरह मैं पढ़ रहा था। बट जब हुआ मुझको ये, तो होता है ना कि इट वाज एन एब्सोल्यूट शॉकर फॉर मी। और मैंने फिर पढ़ा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए ताकि आप इस वायरस की चपेट में ही ना आए। और अगर किसी दिन प्रिकॉशन लेने में केयरलेसनेस फील हो रही है तो ये सोचें कि आपकी केयरलेसनेस आपको भी इन्फेक्ट कर सकती है और आपके लव्ड वंस को इन्फेक्ट कर सकती है। एल्डरली पीपल एंड यंग जो है लोग, उनके लिए तो ये बहुत वल्नरेबल है वो इस वायरस के सामने। हम यंग हैं, यंग मतलब जो आप बोल सकते हो 15 to 50 की एज में जो लोग आते हैं वो ठीक है, वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। बट जो अबव 65 है, बिलो 10 है, अगर ऐसे लोग आपके साथ रह रहे हैं, आप ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जहाँ पे एल्डरली भी हैं और यंग भी हैं, तो आपको प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से फॉलो करना है। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि प्रॉपर फूड खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। जैसे वो बहुत सारे केसेस हैं जहां पर एक इंसान को कोविड हुआ है और उसको पता ही नहीं होगा कि उसको कोविड हो चुका है, बट द पर्सन्स इम्यूनिटी सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग कि उसने वायरस से लड़ाई कर लिया, वायरस को डिफीट कर दिया, और एक्चुअल पर्सन को पता ही नहीं। तो पहला तो है कि प्रिकॉशन लीजिए। दूसरा कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कराइए। काढ़ा जैसे होता है, काढ़ा पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाइए, या विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, मल्टी विटामिन टैबलेट्स आती हैं। एक्सरसाइज करिए, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमने खाया, मैं अपना भी एग्जांपल बोलूंगा कि खाया, सो गए,
उठे फिर खाया, स्लीप पैटर्न बिल्कुल बिगड़ गया था, फूड पैटर्न बिल्कुल बिगड़ गया था। तो एक्सरसाइज को भी अपने डेली रूटीन में लाइए, और मैंने हॉस्पिटल में किया भी। मैं डेली 1 आवर कम से कम एक्सरसाइज करता था, ताकि एक बॉडी में इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके। और वहां पे भी हॉस्पिटल में भी मुझे काढ़ा ही दिया जाता था, क्योंकि अभी भी मेडिसिन तो कोई आई नहीं है, वैक्सीन तो है नहीं कोविड की कोई भी। सो दे वुड बी गिविंग यू काढ़ा एट द हॉस्पिटल ऑल्सो। तो प्रिकॉशन लेना है, उसके बाद प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर फूड मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, एंड देन इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, लेथार्जिक हो रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, तो ये सोचिए कि ये ऐसी बीमारी है जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। आई वॉज द लकीयर वन, आई रिकवर्ड, बट सम आर वेरी अनफॉर्चुनेट। और पता ही है फिर क्या इसका रिजल्ट आ सकता है। मेरे थॉट्स यही हैं कि चीज़ें बहुत बेसिक्स ही हैं, वही ध्यान में रखनी है। बट होता क्या है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, वो जो अटेंशन लेवल है वो कम होता जाता है, तो उस अटेंशन लेवल को एकदम इंटैक्ट रखना है। बाकी जो नॉलेज गेन करनी है वो सही पोर्टल से करनी है। WHO की वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कैसे ये फैलता है, कैसे होता है, और किन किन सर्फेसिस पे ये कितनी देर तक रह सकता है। तो अगर आप ऑनलाइन परचेज कुछ कर रहे हैं, उसका जो पैकेज आ रहा है उसको भी आप क्वारंटाइन कीजिए, या उस पैकेट को भी धोकर इस्तेमाल कीजिए। तो कार्डबोर्ड पे जो वायरस की लाइफ है वो अलग है, पॉली बैग पे अलग है, ग्राउंड पे अलग है, स्किन पे अलग है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। इनफैक्ट CDC जो अमेरिका का है, ये 3 या 4 पोर्टल्स हैं जो ऑथेंटिक है, इसी से पढ़िए। यार इसमें मैं यही बोलूंगा कि दो जैसे केसेस तो कंट्री में लगातार बढ़ ही रहे हैं, तो और WHO ने भी बोला है कि इस वायरस के साथ हमें काफी डेकेड्स रहना है। तो अब हाइजीन को और प्रॉपर न्यूट्रिशन को हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सेव आउट ऑफ योर मिजरी, अगर आपको बचाना है खुद को, तो ये चीजें लानी पड़ेंगी। दिसंबर में हमने क्या किया, खाया पिया सो गए और एक्सेसिव वेट पुट ऑन कर लिया है। जिन लोगों को शुगर का इशू है, बीपी का इशू है, ओबेसिटी है, वो तो बहुत वल्नरेबल है इन चीजों को लेके। और अगर हम देखें तो आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इन तीनों में से किसी ना किसी इशू से जूझ रहे हैं। तो फूड हैबिट्स इंप्रूव करिए, प्रॉपर स्लीप को अपने शेड्यूल में लेकर आइए, और पैनिक नहीं होइए। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो ये बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी। ये उन्हीं के लिए लीथल है जिनके जो ऑलरेडी किसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी से जूझ रहे हैं। इटली में भी जो मेजर फैटिलिटीज हुई हैं, उनमें वही लोग थे जो ऑलरेडी किसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी से जूझ रहे थे। तो अपना ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी आपसे दूर रहेगी। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो में हो भी जाता है, तो सबसे पहले, मुश्किल तो है बट सबसे पहले आपको काम रहना है, क्योंकि एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बीपी रेस करेगी, शुगर रेस करेगी, और वंस योर शुगर एंड बीपी आर आउट ऑफ कंट्रोल, ये वायरस को आप नहीं रोक पाओगे। तो अगर हो भी इन्फेक्टेड जाते हैं तो रिलैक्स रखिए अपने आप को, और 1 स्टेप एट अ टाइम पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि अब से 3 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, उस रिपोर्ट में क्या आएगा, इस रिपोर्ट, ये सब छोड़ दीजिए। आज क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। So thank you so much, Aman, for sharing your journey with us. It was very insightful for the people who are watching this. So I hope ये जो हमारा conversation था, ये जो तुमने अपनी journey हमें बताई है, वो और लोगों की help कर पाएगी. And I'm very very thankful that you could spare some time to share your journey with us. आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलना भी पड़े तो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, मास्क पहनें। और ऋषभ के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन्फॉर्मेशन गेन करिए, तो कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली हो, या आपको 1% भी ये कुछ अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।